हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल कोकड़ा क्लास में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस पेपर 2 और विशेषकर ये यूपी टेट और सी टेट के लिए है। लेकिन आप ये रेलवे और आपका एसएससी, एमटीएस, जितनी भी हमारी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप इस क्लास को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। उपयोगी सूक्ष्म जीव एवं उनके प्रभाव। जो हमारे उपयोगी सूक्ष्म जीव होते हैं और जो उनसे पड़ने वाले प्रभाव हैं तो उनके बारे में हम आज जानेंगे। ये हमारा पहला टॉपिक है। जो दूध से दही बनता है, किसके द्वारा बनता है? दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सहायक है। जो हमारा दूध से दही बनता है, मतलब दूध का जमना जो होता है जिसे हम दही कहते हैं, तो एक लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, उसके द्वारा दूध से दही बनता है। पनीर, सिरका, ब्रेड और खमीर आदि बनाने में ईस्ट नामक फफूंद का विशेष योगदान है। मतलब जो हम ब्रेड खाते हैं और जो खमीर होता है और पनीर है और सिरका, तो सिरका जो होता है हमारा एक ईस्ट नामक फफूंद होता है, उसके योगदान से या उसके द्वारा पनीर, सिरका, ब्रेड और हमारा खमीर ये जो है ईस्ट नामक फफूंद से तैयार की जाती हैं। और जो हमारा दही बनता है दूध से दही, वो लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है, तो उसकी सहायता से दूध से दही बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं आप। अगला टॉपिक है हमारा प्रतिजैविक दवाएं, मतलब एंटीबायोटिक्स। जो हमारी प्रतिजैविक दवाएं होती हैं ये बनती कैसे हैं और कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है, कहाँ कहाँ इनका यूज होता है, वो हम जानेंगे। तो देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा, जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, हमें आंखों से दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाइयां बनाई जाती हैं। मतलब जो एंटीबायोटिक दवाइयां होती हैं वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई जाती हैं। प्रतिजैविक दवाएं वह दवाएं हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में प्रयुक्त होती हैं। मतलब जो एंटीबायोटिक्स होती हैं हमारी, उनका कार्य यह है कि जो रोग होते हैं या रोग फैलाने वाले वायरस होते हैं तो उनका जो विरोध है वो एंटीबायोटिक्स करती है। मतलब उन्हें नष्ट करने का काम एंटीबायोटिक्स का होता है। तो जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें नष्ट करने का काम करती हैं एंटीबायोटिक्स, और शरीर में पहुंचते ही इन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोगों में किया जाता है। मतलब जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, प्रतिजैविक दवाएं, जो हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं तो उनसे लड़ने की क्षमता पैदा करती हैं हमारे शरीर में। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं या उन रोगों को खत्म करती हैं, उन रोगाणुओं को खत्म करती हैं। और ये किस किस बीमारी में काम आती है, कहाँ कहाँ हम इनका उपयोग करते हैं, तो इनका यूज होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे टीबी हो जाए किसी को, ट्यूबरक्लोसिस, जो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी होती है टीबी, उसमें हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो उन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं पूरी तरह से। तो पहले इसका टीबी का इलाज नहीं था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में टीबी का यानी ट्यूबरक्लोसिस का इलाज है। तो और अगला है हैजा। जब हैजा होता है तो हैजा में भी हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। टाइफाइड, जो टाइफाइड बुखार होता है तो उसमें भी हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं अधिकतर। और निमोनिया, मतलब ठंड लगना, बच्चों को या बड़ों को निमोनिया हो जाए, मतलब टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। मतलब होता क्या है कि जितनी हमारी प्रतिजैविक दवाइयां हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, उनका अधिकतर प्रयोग हम उपयोग कहाँ करते हैं? टीबी में करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस और हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, इन 4 चीजों में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में किया जाता है। प्रतिजैविक दवाएं जैसे पेनिसिलिन, जो हमारा पेनिसिलिन
प्रतिजैविक दवाएं जैसे पेनिसिलिन फफूंद से, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से तथा क्लोरेलिन शैवालों से बनाई जाती है। मतलब ये कुछ दवाइयां हैं जो एंटीबायोटिक से ये बनाई जाती हैं। ये पेनिसिलिन है, ये फफूंद से बनता है, हमारा जो फफूंद होता है, जिससे कि हमने अभी बताया था कुछ टाइम पहले कि जो हमारा ब्रेड, खमीर और जो पनीर होता है वो फफूंद की मदद से बनाया जाता है। लेकिन जो पेनिसिलिन एक दवाई होती है एंटीबायोटिक्स, वो फफूंद से तैयार की जाती है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से भी बनाई जाती है ये, तथा जो क्लोरेलिन एक क्लोरेलिन दवाई होती है, ये शैवालों की मदद से बनाई जाती है। अगला है हमारा नाइट्रोजनीकरण। मतलब जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब नाइट्रोजन को एक जगह फिक्स करना। तो ये हमारा चना, मटर, अरहर के पौधों की जो जड़ें होती हैं, पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती है। मतलब इनके जो पौधे होते हैं, जैसे चने का पेड़ हो गया, मटर का पेड़ हो गया, और जो अरहर होती है, तो अरहर के जो इन तीनों जो मैंने अभी बताए इनके नाम, चना, मटर, अरहर, तो इनकी जो जड़ें होती हैं इनके पेड़ों की, उन जड़ों में गांठें होती हैं, गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। मतलब चना, मटर, अरहर की जो पेड़ों की जड़ें होती हैं, तो उन जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, और उन गांठों में जो राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है, तो जो वायरस होता है हमारा जीवाणु, तो वो इनकी गांठों में पाया जाता है। ये जीवाणु वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को, मतलब ये जो जीवाणु, इसका काम क्या है, ये जो जीवाणु है वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में व नाइट्राइड में बदल देता है। मतलब ये जो राइजोबियम नाम का जीवाणु है, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में और नाइट्राइड में बदल देता है, अर्थात नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है। मतलब यह है कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति है, मतलब जिससे हमारी फसल अच्छी होगी, तो ये जो हमारा राइजोबियम नाम का जीवाणु है, ये नाइट्रोजन का नाइट्रेट और नाइट्राइड में परिवर्तित कर देगा, स्थिरीकरण कर देगा। तो उसके कारण हमारी जो जमीन है वो बहुत अच्छी हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, बढ़िया, मतलब उसकी उर्वरा शक्ति जो है बढ़ जाती है राइजोबियम के कारण। अगला है हमारा टीकाकरण, वैक्सीनेशन। देखिए, भारत सरकार ने, जब हमारे देश में पोलियो चल रहा था, बहुत ज़्यादा पोलियो, तो पोलियो के टीके लगवाए थे सरकार ने, और दवाई पिलाई थी बच्चों को। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये टीकाकरण भी चला था, और पोलियो की खुराक भी दी गई थी बच्चों को। महीने में 2 बार होता था ये पल्स पोलियो कार्यक्रम। तो टीके का मतलब क्या है, दरअसल ये हमें जानना है। टीकाकरण रोगों से बचाव की एक विधि है। मतलब जो रोग होते हैं बच्चे के शरीर में, तो उनसे बचाने की एक विधि है ये, कि खसरे के टीके लगवाने पड़ते हैं हमें, टीटी का टीका लगवाना पड़ता है बच्चों को, मतलब बहुत सारे टीके लगवाने पड़ते हैं। तो ये रोगों से बचने की प्रक्रिया है, मेथड है, विधि है। जब रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पहुंचते हैं, मतलब जो रोग करने वाले जो वायरस हैं, जब वो हमारे शरीर में पहुंचते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर का रक्त प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। मतलब जो हमारा ब्लड है, उसमें जो हमारे लड़ने की जो पावर है, तो उसे ये क्या करता है, बढ़ाता है। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाए, तो शरीर की कोशिकाएं, मतलब अगर हम क्या करें, जो मृत है या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव हैं, उनको स्वस्थ जो व्यक्ति है उनके शरीर में प्रवेश करा दें, तो जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं उनसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी बनाती हैं। मतलब वो जो कोशिकाएं हैं, उन वायरस, उन रोगाणुओं से लड़ने के लिए क्या बनाएंगी, एक प्रतिरक्षी बनाएंगी, प्रतिरक्षी तंत्र का, मतलब प्रतिरक्षी का निर्माण कर देंगी जो उनसे लड़ सके, और उस रोगाणु को नष्ट कर देती है। मतलब जो हमारे शरीर में जो रोगाणु आते हैं, तो उन्हें क्या करेंगी, वो खत्म कर देंगी, नष्ट कर देंगी। ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर में सदा बनी रहती है। मतलब अगर ये नहीं होगी,
जो प्रतिरक्षा होता है हमारे शरीर में, अगर ये नहीं होगा तो आदमी हमेशा सदैव जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाएगा और रोगाणु भी नष्ट नहीं हो पाएंगे। ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर में सदा बनी रहती है और रोगाणु से हमारी सुरक्षा करती है। मतलब ये इसका काम ये है कि ये रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करना इसका काम है। इस प्रकार टीका कार्य करता है। टीका द्वारा रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। मतलब जिन रोगों का उपचार टीकाकरण के द्वारा होता है वह हमारा टीकाकरण कहलाता है। जैसे जो बीमारियां होती हैं, किन किन बीमारियों में टीके लगाए जाते हैं, तो बीमारियां हैं हमारी, जैसे चेचक हो गई, चिकन पॉक्स कहते हैं, जैसे चेचक हो गया, क्षय रोग हो गया। क्षय रोग में जैसे मान लो जो हमारे हेपेटाइटिस वगैरह होते हैं, क्षय रोग जैसे हेपेटाइटिस हो गया, पोलियो हो गया आदि लोगों को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। जो रोग है हमारे, इन रोगों को ये जो लोग जो लिखा है रोग है, इन रोगों को क्या करेंगे हम टीका लगा करके रोक सकते हैं। तो चेचक, क्षय रोग में आ गया हेपेटाइटिस और पोलियो, इन बीमारियों को टीकाकरण के द्वारा हम रोक सकते हैं। मतलब इन रोगों पर रोकथाम लगा सकते हैं टीकाकरण के द्वारा। अगला है हमारा एड्स। तो एड्स का अभी तक कोई इलाज नहीं हो पाया है। मतलब हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो बेचारे लगे पड़े हैं, अभी खोजबीन जारी है, लेकिन अभी एड्स का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा जो फिजिकल रिलेशन बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है। या हम किसी की इस्तेमाल करी हुई निडल सुई इस्तेमाल कर लें तो ये हो सकता है। या जैसे अगर बच्चे की माँ को एड्स है और उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है तो 99% चांस बच्चे में भी एड्स होने के रहते हैं। तो इसके केवल बचाव है, अभी कोई सटीक इसका इलाज अभी नहीं खोज पाए हमारे वैज्ञानिक, लेकिन कोशिश जारी है। तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ये रोग HIV अर्थात इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस द्वारा होता है। मतलब एक HIV वायरस होता है तो उसके द्वारा एड्स होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की रोगों से लड़ने की शक्ति यानी प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, इनका नर्वस सिस्टम जो होता है वो कमज़ोर हो जाती है। मतलब जो एड्स का जो वायरस होता है तो वो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसे बिल्कुल कमज़ोर बना देता है। और इस रोग का विषाणु शरीर की रक्षक श्वेत रुधिर कणिकाएं जो हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं उन्हें नष्ट कर देता है। कणिकाओं एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। मतलब जो श्वेत रक्त कणिकाएं हमारी, उन्हें और हमारे मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनको क्या करता है, ये पूरी तरह से प्रभावित कर देता है, जिसके कारण कुछ वर्षों बाद शरीर सामान्य रोगों से भी अपना बचाव नहीं कर पाता। मतलब यह है जिस आदमी को एड्स हो जाता है या जिस जीव के मानव के लिए, तो वो जो है उसका धीरे धीरे शरीर कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या होगा कि जो उसका प्रतिरक्षा तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, तो वो पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। मतलब उस पर जो है HIV वायरस अपना पूरी तरह से काबू पा लेते हैं। और जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारे मस्तिष्क में सेल्स होती हैं, उनको पूरी तरह से प्रभावित कर देता है, जिसके कारण वो रोगी ठीक नहीं हो पाता है और अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। मतलब अंत में क्या होता है कि जब रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होगी हमारे शरीर में तो क्या होगा, और बहुत सारे रोग हो जाएंगे, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब उसका बचाव नहीं होगा तो मृत्यु होगी, मृत्यु हो जाती है अंततः उसकी। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। मतलब 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम, पूरे संसार में एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को पूरे वर्ल्ड में। बंदरों में सर्वप्रथम एड्स का उद्भव हुआ। मतलब ये जो बीमारी थी एड्स की,
ये आई कहाँ से, मतलब ये जो है बंदरों से आई थी। मतलब सबसे पहला जो केस था वो बंदरों में देखा गया और उसके बाद ही मनुष्यों में ये रोग फैला है। मतलब सबसे पहले बंदरों में आई ये बीमारी, उसके बाद मनुष्यों में आई। पहला जो केस मिला इसका एड्स का, तो वो बंदरों में मिला, उसके बाद मनुष्य में ये रोग उत्पन्न हुआ और एलिसा परीक्षण से एड्स का पता लगाया। मतलब एक एलिसा परीक्षण होता है, एलिसा टेस्ट होता है, तो उसके द्वारा हम एड्स की पुष्टि करते हैं कि इसे एड्स है या नहीं। मतलब एलिसा परीक्षण होता है, तो उसके द्वारा हम इसका पता लगाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और हमारी वीडियो आप बिना स्किप किए पूरा देखा करें ताकि इस वीडियो का लाभ आपको पूरा मिल सके। इसी के साथ जय हिंद।